इच्छा ही सभी उपलब्धियों का प्रारंभिक बिंदु है। थिंक एंड ग्रो रिच। सोचो और अमीर हो जाओ। नेपोलियन हिल बताते हैं, जब एडविन सी बर्न्स 30 से अधिक साल पहले ऑरेंज न्यू जर्सी में मालगाड़ी से नीचे उतरे, भले ही वो एक भिखमंगे के समान दिखाई देते हों, लेकिन उनके विचार एक राजा जैसे थे। जब उन्होंने रेल की पटरियों से थॉमस एडिसन के कार्यालय में जाने का रास्ता पकड़ा तो उनका दिमाग काम करने लगा। उन्होंने अपने आप को एडिसन के समक्ष देखा। उन्होंने अपने आप को श्री एडिसन से अपने जीवन के उपभोग जुनून के उपयोग का एक अवसर देने का अनुरोध करते हुए सुना। महान आविष्कारक का व्यापार साझीदार बनने की एक धधकती हुई इच्छा देखी। बर्न्स की इच्छा एक उम्मीद भर नहीं थी, यह एक कामना भर भी नहीं थी, यह एक तीक्ष्ण धधकती हुई इच्छा थी जो बाकी सब कुछ को पार कर ही चुकी थी। यह सुनिश्चित ही था। जब उन्होंने एडिसन का दरवाज़ा खटखटाया तो यह इच्छा नहीं हुई थी, यह बर्न्स पर एक लंबे समय से हावी थी। शुरुआत में जब यह इच्छा पहली बार उनके दिमाग में प्रकट हुई, हो सकता है कि तब शायद यह केवल एक इच्छा थी, लेकिन जब वे उनके साथ एडिसन के समक्ष पेश हुए तब यह कोई मात्र इच्छा नहीं थी। कुछ साल बाद एडिसन सी बर्न्स एक बार फिर एडिसन के सामने उसी कार्यालय में खड़े थे जहां उन्होंने पहली बार आविष्कारक से मुलाकात की थी। उनकी इच्छा इस बार वास्तविकता में बदल चुकी थी। वे एडिसन के साथ व्यापार में थे। उनके जीवन पर हावी होने वाला सपना एक वास्तविकता बन चुका था। आज जो लोग बर्न्स को जानते हैं वे जीवन में उन्हें मिले ब्रेक की वजह से उनसे ईर्ष्या करते थे। वे उनकी सफलता की वजह की जांच करने की मुसीबत समझे बिना स्वयं को उसकी जीत के दोनों दिनों में देखते रहते थे। बर्न्स सफल रहे क्योंकि उन्होंने एक सुनिश्चित लक्ष्य चुना था। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा, अपनी सारी इच्छा शक्ति, अपने सारे प्रयास, अपना सब कुछ उस लक्ष्य के पीछे लगा दिया था। वे पहले दिन ही एडिसन के साझीदार नहीं बन गए थे, वे सेवक के रूप में काम करना शुरू किया था, जब तक कि यह उन्हें अपने पोषित लक्ष्य की ओर एक कदम उठाने का एक अवसर प्रदान करता था। वे जिस अवसर की तलाश में थे उसके उपस्थित होने से पहले 5 साल बीत गए थे। उन सभी वर्षों के दौरान आशा की एक भी किरण नहीं थी। उनकी इच्छा की प्राप्ति का उनसे एक भी वादा नहीं किया गया था। खुद को छोड़कर सभी को वे एडिसन के व्यापार चक्र में एक और दांते की तरह ही दिखाई दे रहे थे। लेकिन उनके मन में बहुत पहले के उसी दिन से जब वे पहली बार वहां काम करने आए थे, वे समय के हर मिनट एडिसन के साझीदार थे। यह निश्चित इच्छा शक्ति का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। बर्न्स ने अपने लक्ष्य को जीता क्योंकि वे और कुछ भी नहीं चाहते थे। उनकी तुलना में उनका श्री एडिसन का व्यापार साझीदार बनने की ही इच्छा अधिक थी। उन्होंने एक योजना बनाई जिसके द्वारा उस उद्देश्य को प्राप्त करना था, लेकिन उन्होंने अपने पीछे के सभी पुलों को जला दिया था। वे अपनी इच्छा से खड़े थे जब तक कि यह उनके जीवन का एक हावी जुनून और
अंत में एक तथ्य न बन गया। जब वे ऑरेंज गए, उन्होंने खुद से यह नहीं कहा था कि मैं एडिसन को अपने लिए एक सुविधाजनक नौकरी देने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा, मैं एडिसन से मिलूंगा और उन्हें नोटिस दूंगा कि मैं उनके साथ व्यवसाय करने के लिए आया हूं। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, मैं कुछ महीनों वहां काम करूंगा और यदि मुझे कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता तो मैं उसे छोड़ दूंगा और कहीं दूसरी जगह नौकरी ढूंढ लूँगा। उन्होंने कहा था, मैं कहीं भी शुरू कर दूंगा। मैं वह कुछ भी करूंगा जो एडिसन मुझे करने के लिए कहेंगे, लेकिन अंततः मैं उनका साझेदार बनकर ही रहूँगा। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, एडिसन एक संगठन में जो पाना चाहता हूँ उसमें असफल होने की स्थिति में मैं एक और अवसर के लिए अपनी आंखें खुली रखूँगा। उन्होंने कहा था, इस दुनिया में बस एक ही चीज़ है जिसे पाना मैंने निर्धारित किया है, और वह थॉमस एडिसन के साथ एक व्यापार में साझेदारी है। मैं अपने पीछे लौटने के सभी पुलों को जला दूंगा और अपने पूरे भविष्य को मैं जो चाहता हूँ उसे पाने की अपनी क्षमता को दांव पर लगा दूंगा। उन्होंने अपने पीछे हटने का कोई संभव तरीका नहीं छोड़ा था। उन्हें जीतना था या फिर नष्ट हो जाना था। सफलता की वंश की कहानी के पीछे यही सब कुछ है। बहुत समय पहले एक महान योद्धा को एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जिसने उसके लिए एक निर्णय करना आवश्यक बना दिया था, जो युद्ध के मैदान में उसकी सफलता सुनिश्चित करता था। वह अपनी सेनाओं को एक ऐसे शक्तिशाली दुश्मन के खिलाफ भेजने जा रहा था जिसके सैनिकों की संख्या अपने से कहीं अधिक थी। उसने अपने सैनिकों को नावों में सवार किया, दुश्मन के देश के लिए रवाना किया। सैनिकों और उपकरणों को उतारा, उसके बाद उन्हें लेकर आने वाली नावों को जलाने का आदेश दे दिया। पहली लड़ाई से पहले अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए उसने कहा, आप नौकाओं से उठते हुए धुएं को देख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जब तक हम जीत नहीं जाते, हम इन तटों को जीवित रहते हुए नहीं छोड़ सकते। हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं है। हम या तो जीतेंगे या नष्ट हो जाएंगे। और फिर वो जीत भी गए। हर आदमी जो किसी भी उपक्रम में जीतता है, अपने जहाज़ों को जलाने के लिए तैयार होता है और पीछे हटने के सभी स्रोतों को काट देता है। केवल ऐसा करके ही कोई मन की उस अवस्था को बनाए रखने के बारे में सुनिश्चित हो सकता है जिसे सफलता के लिए आवश्यक जीतने की एक जलती हुई इच्छा के रूप में जाना जाता है। शिकागो में एक बड़ी आग लगने के बाद की सुबह व्यापारियों का एक समूह अपनी दुकानों से उठते हुए धुआं को देखते हुए स्टेट स्ट्रीट पर खड़ा था। वे यह तय करने के लिए कि क्या पुनर्निर्माण करने की कोशिश करेंगे या शिकागो छोड़ देंगे और देश के एक और अधिक आशाजनक हिस्सों में शुरुआत करेंगे। वे एक सम्मेलन में गए और एक को छोड़कर वे सभी शिकागो छोड़ने के निर्णय पर पहुंच गए। वह व्यापारी जिसने वहीं रहने और पुनर्निर्माण करने का फैसला लिया था, अपनी दुकान के अवशेष की तरफ उंगली से इशारा किया और कहा, सज्जनों, उस स्थान पर मैं दुनिया की सबसे बड़ी दुकान का निर्माण करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितनी बार जल जाती है। यह 50 से अधिक साल पहले हुआ था। दुकान बन गई। यह आज भी वहीं खड़ी है। मन की उस अवस्था की
शक्ति के एक विशाल स्मारक के रूप में, जिसे एक दहकती हुई इच्छा के रूप में जाना जाता है। मार्शल फील्ड के लिए करने के में आसान वास्तव में वही होता है जो उसके साथी व्यापारियों ने किया जब जाना मुश्किल था और भविष्य निराशाजनक दिख रहा था, तो वे वहाँ से चले गए जहाँ जाना आसान लग रहा था। मार्शल फील्ड और अन्य व्यापारियों के बीच इस अंतर को अच्छी तरह से चिन्हित कर लें, क्योंकि यही एक अंतर है जो एडविन सी बर्न्स को एडिसन के संगठन में काम करने वाले अन्य हजारों युवकों से अलग करता है। यह वही अंतर है जो व्यवहारिक रूप से उन सभी को जो सफल होते हैं उन लोगों से अलग कराता है जो असफल होते हैं। हर इंसान जो पैसे के प्रयोजन की समझ की उम्र तक पहुंचता है, इसको चाहता है, कामना धन नहीं लगाएगी, बल्कि मन की एक अवस्था के साथ धन की कामना जब एक जुनून बन जाती है, तब निश्चित तरीके की योजना बनाना और धन प्राप्त करने के साधन और उन योजनाओं का ऐसी दृढ़ता के साथ समर्थन जो विफलता को नहीं पहचानता है, धन लगाएगा। ऐसा व्यक्ति ही धन लगाएगा। वह विधि जिसके द्वारा धन की इच्छा को इसके विपरीत समतुल्य में परिवर्तित किया जा सकता है, 6 निश्चित व्यवहारिक कदमों से गठित होती है। जैसे आप अपने मन में इच्छित पैसे की सटीक मात्रा तय करें। मैं बहुत पैसा चाहता हूँ, केवल यह कहना ही पर्याप्त नहीं, इसे राशि के रूप में निश्चित करें, जो बाद में एक अध्याय में वर्णित किया जाएगा। नंबर 2 है, आप इच्छित पैसे के बदले में वास्तव में क्या देने का इरादा रखते हैं, यह निर्धारित करें। कुछ नहीं से कुछ अच्छा जैसी कोई वास्तविकता नहीं होती है। जैसे लोग सोचते हैं चलो कुछ नहीं तो कुछ ही मिल जाएगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। नंबर 3 है, एक निश्चित तारीख निर्धारित करें। जब आज आप इच्छित पैसे पाने की इरादा रखते हैं, एक तारीख तय करें कि हम कब तक इतना पैसा जितना आपने सोच रखा है उतना पैसा हम कब तक कमाना चाहते हैं। आप नंबर 5 है, आपकी जो राशि प्राप्त करना चाहते हैं, आप जो राशि प्राप्त करना चाहते हैं उसका एक संक्षिप्त बयान स्पष्ट रूप में लिखें। इसके अधिग्रहण की समय सीमा को नाम दें। पैसे के बदले में देने के लिए आपका इरादा क्या है बताएं और उस योजना का स्पष्ट रूप से वर्णन करें जिसके माध्यम से आप इसे जमा करना चाहते हैं। अपना लिखित नंबर 6 है कि अपना लिखित बयान दिन में 2 बार जोर से पढ़ें, एक बार रात में सोने से ठीक पहले और एक बार सुबह जागने के बाद। जब आप पढ़ें तो देखें और महसूस करें और अपने आप पर विश्वास करें कि पैसे पहले से ही आपके कब्जे में हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप इन 6 चरणों में वर्णित निर्देशों का पालन करेंगे। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि आप 6ठे अनुच्छेद में लिखे निर्देश का निरीक्षण और अनुसरण करें। आप शिकायत कर सकते हैं कि पैसे को अपने कब्जे में देखना इससे पहले कि यह वास्तव में आपके पास हो आपके लिए असंभव है। यही जगह है जहां एक धधकती हुई इच्छा आपकी मदद कर सकती है। यदि आप वास्तव में इतनी उत्सुकता से पैसे की इच्छा रखते हैं कि आपकी इच्छा एक जुनून फिर बन जाती है,
तो आपको यह समझने में आपको कोई कठिनाई भी नहीं होगी कि आप इसे हासिल करेंगे। लक्ष्य है पैसा चाहना, और इसे पाने के लिए इतना दृढ़ संकल्प बनना कि आप अपने आप को समझा सकें कि यह आपको प्राप्त जरूर होगा। केवल वे लोग जो धन सचेत बन गए हैं, हमेशा भारी मात्रा में धन जमा करते हैं। धन सचेत का मतलब है कि मन धन की इच्छा से इतनी अच्छी तरह संतृप्त हो गया है कि व्यक्ति देख सकता है कि यह पहले से ही उसके स्वयं के कब्जे में है। अधीक्षित जो मानव मन के काम करने के सिद्धांतों में शिक्षित नहीं किया गया है, उसे ये निर्देश अव्यावहारिक दिखाई दे सकते हैं। यह उन सभी के लिए मददगार हो सकता है जो 6 चरणों की सुदृढ़ता को पहचानने में असमर्थ हैं। वे जानकारी भी वे देती है जिसे एंड्रयू कार्नेगी ने, जिसने स्टील मिलों में एक साधारण मजदूर के रूप में काम की शुरुआत की थी, लेकिन अपनी छोटी शुरुआत के बावजूद इन सिद्धांतों को अपने लिए $100 मिलियन से काफ़ी अधिक एक भाग्य की उपज बनाने के लिए प्रबंधित करते हुए प्राप्त किया था। आगे यह जानने में भी मदद कर सकता है कि यहाँ सिफारिश किए गए 6 चरणों की स्वर्गीय थॉमस एल्वा एडिसन द्वारा ध्यान से छानबीन की गई थी, जिन्होंने न केवल धन के संचय के लिए आवश्यक बल्कि किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक कदम होने के रूप में उन पर अपने अनुमोदन की मुहर भी लगाई थी। ये कदम कठिन परिश्रम की मांग नहीं करते, ये किसी बलिदान की मांग नहीं करते। इनके लिए किसी को उपहासजनक या विश्वसनीय बनने की आवश्यकता नहीं है। इनको लागू करने के लिए भारी भरकम मात्रा में शिक्षा की मांग नहीं की जा सकती है, लेकिन इन 6 चरणों का सफल अनुप्रयोग किसी व्यक्ति को यह देखने और समझने में सक्षम करने के लिए पर्याप्त कल्पना की मांग करता है कि धन का संचय और मौके अच्छी किस्मत और भाग्य पर नहीं छोड़ा जा सकता। लोगों को पता होना चाहिए कि वे सभी जिन्होंने एक बड़ा भाग्य पाया है, उन्होंने धन हासिल करने से पहले एक निश्चित मात्रा में वासना, कामना, सपना देखना, उम्मीद करना और नियोजन का कार्य किया था। आप ठीक यहाँ जानते भी हो सकते हैं कि आपको कभी भी बड़ी मात्रा में धन नहीं प्राप्त हो सकता जब तक कि आप धन की तीव्रतम इच्छा में अपने आप काम नहीं कर सकते और वास्तव में विश्वास नहीं करते कि आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। आप भी यह जानते हो सकते हैं कि सभ्यता की शुरुआत से आज तक हर महान नेता एक स्वप्नदर्शी था। ईसाई धर्म आज दुनिया में सबसे बड़ी क्षमतावान शक्ति है क्योंकि इसके संस्थापक एक गहन स्वप्नदर्शी थे, जिनके पास वास्तविकताओं को भौतिक रूप में बदलने से पहले उन्हें उनके मानसिक और आध्यात्मिक रूप में देखने की दृष्टि और कल्पना की थी। अगर आप अपनी कल्पना में बहुत सारा धन नहीं देखते हैं तो आप अपने बैंक बैलेंस में उन्हें कभी नहीं देख पाएंगे।